हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें जो प्रश्न बचे हुए हैं पहले इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 71 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 72 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? तो देखिए, प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रोटोकॉल कंप्यूटरों के बीच सूचना विनिमय करने के लिए नियमों का एक सेट है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में लॉगिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर किसी कंप्यूटर या सुविधा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आर्ची इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है। 73 है, डाटा कम्युनिकेशन के नियमों का संघ कहलाते हैं, सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का जो संघ है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है प्रोटोकॉल। डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का जो संघ है इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच डाटा के आदान प्रदान की विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 74 है, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। क्या कहलाता है? प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीसीपी या आईपी यानी बी ऑप्शन। ट्रांसमिशन, याद रखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी एक रूटिंग प्रोटोकॉल होता है, जबकि आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक रूटेड प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट पर जारी इंफॉर्मेशन पैकेट्स के रूप में होती है। टीसीपी का कार्य इसी तरह के पैकेट्स को बनाना, उन्हें व्यवस्थित कर क्रम में लगाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पैकेट गुम ना हो। जब भी किसी पैकेट को भेजा जाता है तो उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। इस प्रकार आईपी एक ऐसी प्रक्रिया जो हर जानकारी को उसकी सही जगह तक पहुंचाती है। 75 है, ओएसएल रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? ओएसएल रेफरेंस मॉडल के किस लेयर पर आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है नेटवर्क लेयर यानी ऑप्शन ए। देखिए, ओएसएल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसएल रेफरेंस मॉडल एक 7 लेयर आर्किटेक्चर है जिसमें प्रत्येक जो लेयर होता है इसका विशिष्ट कार्य निर्धारित है। ये सभी सातों स्तर सामंजस्य में कार्य करने के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा के प्रसारण को सुगम बनाते हैं। ओएसएल रेफरेंस मॉडल के तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर है और इंटरनेट वर्क पर प्रत्येक डिवाइस को चिन्हित करने के लिए नेटवर्क लेयर एक एड्रेसिंग स्कीम को परिभाषित करती है। नेटवर्क लेयर के द्वारा प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के आईपी एड्रेस को हेडर में रखा जाता है। आईपी एड्रेस अद्वितीय एवं सार्वभौमिक रूप से प्रत्येक डिवाइस को एक दूसरे से अलग करते हैं। 76 है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
ओएसएल मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली की आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए 7 लेयर का प्रयोग किया जाता है। सबसे लोवेस्ट परत फिजिकल लेयर है, इसके बाद डाटा लिंक लेयर और उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है, और स्पष्ट है कि फिजिकल एवं नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। 77 है, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है वो कौन सा है? एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है वो है, इसका सही जवाब है नेटवर्क सर्वर, यानी डी ऑप्शन, नेटवर्क सर्वर। याद रखिएगा, एक नेटवर्क वातावरण में निम्न मुख्य सर्वर शामिल होते हैं: वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वर्चुअल मशीन, एफटीपी सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर, फाइल सर्वर, डाटाबेस सर्वर, इसके बाद मेल सर्वर, इसके बाद प्रिंट सर्वर, डीएनएस सर्वर, इसके बाद कोलोबोरेशन सर्वर, इसके बाद गेमिंग सर्वर, इसके बाद मॉनिटरिंग और व्यवस्थापन सर्वर। जबकि नेटवर्क सर्वर है एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक केंद्रीय संग्राहक के रूप में कार्य करता है और नेटवर्क में शामिल अन्य कंप्यूटरों को विभिन्न संसाधन जैसे हार्डवेयर एक्सेस, डिस्क स्पेस, प्रिंटर एक्सेस इत्यादि उपलब्ध कराने में सहायता करता है। 78 है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को भी क्या कहते हैं? जंक ईमेल को भी स्पैम कहते हैं, स्पैम। याद रखिएगा, डी ऑप्शन, जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। 79 है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब है डी ऑप्शन, स्पैम। दिए गए विकल्प में से स्पैम अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए आ जाता है, जिसमें प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किस विषय से संबंधित वर्ड है? तो इसका संबंध कंप्यूटर से है, ऑप्शन ए। स्पैम उस प्रकार के अवांछित ईमेल को कहते हैं जो काफी संख्या में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए ये आ जाता है, इसमें प्राय विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइज होता है। जब से ईमेल का विकास हुआ है, स्पैम एक समस्या बनी हुई है। 81 है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर के द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर के द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ईमेल, बताइए, बॉम्बिंग, सी ऑप्शन। किसी निश्चित पते पर एक ही ईमेल संदेश के द्वारा बार बार भेजना ईमेल जो होता है, ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। जबकि ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत एक ही ईमेल संदेश को जो सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं को भेजा जाता है। डक डगो है क्या है? तो बताइए, डक डगो क्या है? तो सर्च इंजन है। देखिए, डक डगो एक सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन यूरोप में काफी लोकप्रिय है। इसकी विशेषता यह है कि उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों जैसे गूगल के भांति एकत्रित नहीं करता है। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, गूगल है, अल्टाविस्टा है, साइंस डायरेक्टर है, लेकिन आर्कुट एक सर्च इंजन नहीं है, डी ऑप्शन। आर्कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह थी जो कि गूगल के द्वारा 2014 तक संचालित की गई। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाया जाता है। गूगल, अल्टाविस्टा और साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन है। 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? कौन सा एक सर्च इंजन है? इसका सही जवाब है बाइडू।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाइडू देखिए एक सर्च इंजन है जिसका विकास चीन के बाइडू कंपनी के द्वारा किया गया है। 85 है बिंग। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट। 2009 में अगर बात करें तो लॉन्च किया गया, 2009 में लॉन्च किया गया बिंग जो है एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व एवं संचालन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है या किया जाता है। 86 है याहू, गूगल एवं MSN क्या है? याहू, गूगल और MSN ये क्या है? ये तीनों याद रखिएगा इंटरनेट क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 87 है गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोम को, यानी डी ऑप्शन। क्रोम गूगल के द्वारा विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। फायरफॉक्स ब्राउजर मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया, जबकि सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। 88 है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? प्रश्न संख्या 88 का जो सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑप्शन जो है गूगल एप्स, ये ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों, चलचित्रों, संगीत और अन्य जानकारियों इत्यादि को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग करने में प्रयुक्त होता है। ओपेरा, विवाल्डी एवं मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है, जबकि गूगल एप्स वेब ब्राउजर नहीं है। 89 है वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? वेब क्रॉलर को जो है किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है वेब स्पाइडर, यानी सी ऑप्शन। वेब क्रॉलर देखिए वेब क्रॉलर जो है इसको वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्वतः ही दस्तावेजों की खोज करता है। 90 नंबर है वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाईमैक्स WIMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब है संचार प्रौद्योगिकी, यानी डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड मैक्स है या जो WIMAX है, इसका जो पूरा नाम है आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, इसका ये संक्षिप्त नाम है WIMAX यानी वाईमैक्स। और यह एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जो डाटा के बेतार संचरण की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। 91 है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? इसमें से कौन सा जो शब्द है वो कंप्यूटर पद से या कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी जो वर्ड है एनालॉग, बाइनरी, चिप, मोड, ये सभी क्या है? कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, एनालॉग और डिजिटल। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिका की। कंप्यूटर 3 मोड में कार्य करता है, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और वर्चुअल रियल मोड। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था सभी डाउटफुल थे, यानी सभी इसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का जो मतलब है वो क्या है? वायरस का मतलब होता है, देखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज,
कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर प्रणाली के जो कंप्यूटर होता है या सिस्टम होता है, इसके अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को ये बाधित या परिवर्तित करता है, इसको हानि पहुंचाता है। 93 है कंप्यूटर वायरस होता है क्या? कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या होता है? फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, IC 7344 होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डेटाओं को हानि पहुंचाता है, परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रकार का अवांछित विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपियां तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित कर देता है। मैलवेयर, एडवेयर और स्पाईवेयर ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रदूषित कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। ये वायरस से लेकिन भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें पुनर्उत्पादन की क्षमता नहीं होती है। 94 है एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाता है, इसको क्या कहा जाता है? एक जानबूझ विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, इसको कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायरस। डी ऑप्शन। वायरस का पूरा नाम क्या है? इसको याद रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें तो देखिए, जो वायरस है एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाता है या फैलता है, और कंप्यूटर ये वायरस कहलाता है। क्रीपर विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। क्रीपर याद रखिएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश और उसके फैलने को रोकता है। 95 है कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस है वो क्या है? कंप्यूटर में जो फैलने वाला वायरस है वो क्या है, बताइए। कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। बी ऑप्शन। 96 कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है क्या है? तो कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 97 कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? विनाशक होता है, उपयोगी होता है, फायरवॉल होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है ये विनाशक प्रोग्राम होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न और सेम प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर वायरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है, कंप्यूटर के डेटाओं को यह क्षति पहुंचाता है, उसकी प्रतिलिपियां तैयार करता है, याद रखिएगा। 99 है एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपने ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है या फैला सकता है, वह क्या कहलाता है? तो आपको मालूम है इसका नाम क्या है? एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी प्रतियां जो है स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है वायरस। बी ऑप्शन। कंप्यूटर वायरस अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है, बिना मानवीय मदद या हस्तक्षेप के, या दूसरे कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 100, संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग जो है इनमें से किससे बचाने के लिए किया जाता है? संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे जो है बचाता है? किससे बचने के लिए किया जाता है फायरवॉल का प्रयोग? तो इसका सही जवाब है अनाधिकृत आक्रमण को फैलने से बचाने के लिए जो है संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा होता है जिसका निर्माण अनाधिकृत आक्रमण या उपयोग को रोकने तथा अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। फायरवॉल इसको जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर तथा दोनों के संयोजन में क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 101, व्यापक पैमाने पर लोगों का
जो या बड़े स्तर पे कह सकते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में एक की जो डिजाइन थी एमएस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। इस वायरस का नाम क्या है? व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में एक ही डिजाइन एमएस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम है क्या है? आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो इस वायरस का नाम था माइकल एंजिलो। क्या नाम था? माइकल एंजिलो। एमएस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने वाला वायरस माइकल एंजिला था और माइकल एंजिलो वायरस की सर्वप्रथम खोज जो था ऑस्ट्रेलिया में 1991 में की गई थी। प्रश्न संख्या 102। ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया जो स्टक्स नेट वर्म था या कृमि जो है वो बताइए। ईरान के कंप्यूटर्स में पकड़ा गया स्टक नेट कृमि या वर्म जो है वो क्या था? तो नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वैषपूर्ण प्रोग्राम था। बी ऑप्शन। स्टक्सनेट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए साइबर हमले में इस्तेमाल किया गया था। ईरान के बुशेहर परमाणु रिएक्टर के कंप्यूटरों में स्टक्सनेट वर्म पाए गए थे। यह वर्म कंप्यूटर से नियंत्रित होने वाले संयंत्रों के लिए घातक है। वाना क्राई जो है, वाना क्राई, पेटिया और इटन ब्लू, ठीक है, इटन ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे इनमें से किससे संबंधित है? वाना क्राई, पेटिया और इटन ब्लू पद जो है समाचार में काफी लोकप्रिय थे और ये जो था किससे संबंधित था? तो ये तीनों जो वर्ड है, मतलब कि ये जो वर्ड है ये इसका जो संबंध है साइबर आक्रमण से है। वानाक्राई मई 2017 में विश्व भर में साइबर हमला था जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर संचालित होने वाले कंप्यूटरों को निशाना बनाया गया था। यह हमला जो है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से चुराए गए साइबर हथियार इंटन ब्लू से किया गया था। पेटिया भी एक प्रकार का रैंसमवेयर है। प्रश्न संख्या 104 है, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा इजराइल, ऑप्शन ए। पेगासस अन्य नाम है क्यू स्वीट। क्यू स्वीट आज देखिए इजराइल के एनएसओ ग्रुप का एक ये जासूसी सॉफ्टवेयर है जो कि क्लिक पर लोगों के मोबाइल या कंप्यूटर में पहुंच सकता है। एक क्लिक पर, मतलब कि जो नो क्लिक पर लोगों के मोबाइल या कंप्यूटर में ये जो पेगासस है ये इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इजराइल के एनएसओ ग्रुप का ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। इसका अन्य जो नाम है पेगासस का क्यू स्वीट है या स्वीट याद रखिएगा। ये जो है नो क्लिक पर लोगों के मोबाइल या कंप्यूटर में पहुंच सकता है, यानी इसके लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ भी इनपुट करने की जरूरत नहीं होती है। यह उपभोक्ता के मर्जी के बगैर उसके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। प्रश्न संख्या 105 है, एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था वह वर्ष कौन सा था? यानी किस वर्ष एमएस डॉस का जो है विमोचन किया गया था? तो याद रखिएगा 1981 में एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वप्रथम अगस्त 1981 में इसे जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 106 है, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्गत की गई। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्गत की गई। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सन 1990 में, डी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। विंडोज 3 श्रृंखला माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1990 में निर्गत की गई थी। 2021 में जारी किया गया विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। 107, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था?
इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 108 है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा? सेम प्रश्न सेम जवाब। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर को जो है मतलब कि निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 109 है, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण जो है प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं? अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्य प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिक्स, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है जो बहुप्रयोक्ता वातावरण प्रदान करता है। इसे वर्ष 1969 में AT&T के द्वारा जो है विकसित किया गया था। 110 है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, यूनिक्स, ऑप्शन ए। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स परिचालन तंत्र सर्वरों और कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से जो है उपयोग किया जाता है। यूनिक्स का विकास बेल प्रयोगशाला में वर्ष 1969 में किया गया था। 111 है, JNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? JNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह यूनिक्स के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, यानी जो सही नहीं है वो है डी ऑप्शन। JNU है मुफ्त सॉफ्टवेयर का एक व्यापक संग्रह है जिसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ओपन सॉफ्टवेयर है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टालमैन के द्वारा की गई थी। JNU का पूर्ण रूप जो नाम है, याद रखिएगा, JNU नॉट यूनिक्स, ठीक है। यह एक यूनिक्स की तरह ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यूनिक्स के विपरीत यह मुफ्त सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें कोई यूनिक्स कोड जो है शामिल नहीं है। JNU यूनिक्स के साथ कॉम्पैटिबल है। 112, कंप्यूटर में स्मृति के जो प्रकार हैं इनमें से कौन से हैं? कंप्यूटर में स्मृति यानी मेमोरी के जो प्रकार हैं इनमें से क्या क्या सही मतलब होगा? ऑप्शन को चुनिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो सेमीकंडक्टर, इसके बाद मैग्नेटिक और इसके बाद ऑप्टिकल, यानी जो सही है उपयुक्त में से वो है 1, 2 और 4। देखिए, अगर बात करें तो कंप्यूटर में स्मृति दो प्रकार की होती है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क आदि। 113 है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना या परिणाम को संचित करना होता है। बिट यानी बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 या 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। 114 है, द्विआधारी या बाइनरी संख्याएं हैं, इनमें से क्या है? बाइनरी संख्या कौन सी है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। तो बाइनरी जो संख्या है कैसे निकालना होता है, क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाइनरी जो संख्या होता है वो होता है 0 और 1, ऑप्शन ए। बाइनरी संख्या पद्धति केवल 2 अंक 0 तथा 1 को काम में लेने वाली एक संख्या पद्धति है, जिसमें स्थानीय मान निकालने का आधार 2 लिया जाता है। बाइनरी पद्धति 2 अंक मात्र 0 तथा 1 के द्वारा सभी शब्दों को पढ़ती है। पहला शब्द 0 से इंगित होता है, जिसका अर्थ होता है करंट का भाव, और दूसरा 1 यानी करंट की उपस्थिति। 115 बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में 7 को कैसे लिखा जाएगा?
बाइनरी कोड में संख्या 7 को ज्ञात करने के लिए जो विधि है, संख्या में 2 से भाग दिया जाता है। बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की विधि जो है निम्न है। संख्या में 2 से भाग दिया जाता है, तब तक दिया जाता है जब तक कि संख्या भागफल से जो है खत्म ना हो जाए। यानी आप यहां पर भाग दीजिएगा, इसका वैसे जो सही जवाब हो जाएगा 111, यानी बी ऑप्शन। देखिए कैसे, यहां पे आप 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 से भाग दीजिए, क्या निकाला 7, ठीक है, क्या आएगा, तो मान लीजिए 4 में से 7 में से 4 गया, यहां पे क्या किया गया है कि 271, मतलब 2 से भाग दिया गया, तब तक दिया जाता है जब तक कि संख्या भागफल से खत्म ना हो जाए, यानी यहां पे 0 ना आ जाए। तो इस तरह से जो है भागफल जो होगा, ये आपका 111 जो है, ये आपका बाइनरी मतलब कि बाइनरी कोड में जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से 2 से भाग देना है, तब तक देना है जब तक 0 मतलब कि ना आ जाए, ठीक है। भागफल 11, इसके बाद जो भागफल होगा, जैसे 11 दिया गया है, ये इसका सही जवाब है, उत्तर है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? तो बाइनरी भाषा जो है 0 1 की बनी है, यानी 2। इन्हें डिजिटल मशीन भी कहा जाता है, जो डिजिटली जो कह सकते हैं लैंग्वेज होता है। आधुनिक कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है, केवल एक ही भाषा ये समझते हैं, और वह है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में मात्र 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इस बाइनरी भाषा को कंप्यूटर की मशीनी भाषा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए 3321, 2421, 5211, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है क्योंकि इनकी जो वेट्स होते हैं, इनका योग 9 है। जैसे कि 2 + 4 + 2 + 1 बराबर 9, या 5 + 2 + 1 + 1 बराबर 9। तो इसको जोड़ने पर 9 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा। प्रश्न संख्या 118 है, 1 + 1 का द्विधारी युग होगा। 1 + 1 का द्विधारी यानी बाइनरी जो मतलब कि एडिशन है, वो क्या है? 0 तथा कैरी 1। इसी प्रकार 0 + 0 द्विधारी जो युग होगा वो होगा 0, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या? 0 तथा कैरी 1, बी ऑप्शन, 1 1 का। 119 है, एक कंप्यूटर के स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स के रूप में जो है व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है, बताइए कितने द्विधारी अंकों का, दशमलव अंकों का, ठीक है। तो एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर 1 किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों का, ऑप्शन ए। कैसे? तो ये अगर बात करें तो कंप्यूटर की सभी कार्य प्रणाली अंक पद्धति पर आधारित होती है। जब कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं तो वह मेमोरी में जगह घेरता है। इसे मापने के लिए यूनिट का प्रयोग होता है। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। इसको याद रखिएगा। और 224 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। प्रश्न संख्या 120 है, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बाइट कहते हैं, बी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन 121, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 8 मतलब कि जो एक बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। 122, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? आपको मालूम है एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। 122 का ऑप्शन ए। 123, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वही प्रश्न, तो आपको मालूम है इसका सही जवाब हो जाएगा 8 बिट। 124, 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आपको मालूम है 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब है 8192। ठीक है, इसको निकालिएगा। क्या 1024 बाइट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट,
1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। निकालिएगा, सही जवाब आ जाएगा। यानी 1 किलोबाइट बराबर 224 × 8 यानी 8192 बिट्स इसका सही जवाब है। ठीक है, और इसके बाद जो है बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।